जय माँ भारती। मैं भगवान सिंह नायक माँ भारती एजुकेशन पर आप सभी का स्वागत करता हूँ। दोस्तों वीडियो पूरा अवश्य देखेगा क्योंकि तभी आपको पूरा ज्ञान मिलेगा और इस वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। चलो करते हैं शुरू। आज पढ़ेंगे दोस्तों हम मौर्य वंश। क्या पढ़ेंगे हम? मौर्य। तो इसका नाम दे दिया हमने मौर्य युग या मौर्य वंश। देखिए अगर हम बात करें इसमें राजा की तो इसके संस्थापक है चंद्रगुप्त मौर्य। कौन है इस मौर्य वंश के संस्थापक? चंद्रगुप्त मौर्य। और ये किसको मारकर बनते? धनानंद। किसे? धनानंद को मारकर बनते चंद्रगुप्त मौर्य। अभी हम थोड़ा सा यूँ डिस्कस कर लेते हैं कि इसमें कौन कौन से प्रमुख राजा हुए, फिर स्टार्ट करते हैं हम चंद्रगुप्त मौर्य से। तो चंद्रगुप्त मौर्य, इसके बाद आया इसका पुत्र बिंदुसार, फिर आया अशोक, फिर अगर हम इसकी बात की करें, देखिए दोस्तों अगर हम इसमें बात करें तो कुछ नाम अगर हम बात करें पुराण के हिसाब से तो हमारे पुराण कितने हैं? तो हमारे पुराणों की संख्या है 18। तो भागवत पुराण के अनुसार इसमें 10 राजा हुए। कितने राजा हुए? 10। वायु पुराण के अनुसार इसमें 9 राजा हुए। किसमें हुए? इसमें 9 राजा हुए। तो अभी हम 9 राजा देख लेते हैं। देखिए तो कौन कौन से राजा हुए? अशोक, अशोक के बाद हुआ दशरथ, फिर हुआ संप्रीति, फिर हुआ, चलो दोस्तों ऊपर चलते हैं, शालीनशुक। तो कभी तो ना आ जाता और कभी नहीं आता तो शालीनशुक हो जाता है। फिर देववर्मन, तो कभी आ जाता है वर्मन और कभी आ जाता है धर्मन। तो आप दोनों याद रखें, देव वर्मन। फिर आ जाता है शतधन्वा, तो कभी आ जाता है शतधन्वा और कभी आ जाता है शतधनुष। तो मैं आपको दोनों बता रहा हूँ, इसलिए अगर आप पीएससी यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो हो सकता है लिखित में पूरा, लेकिन अगर आप वनडे एग्जाम जैसे ऑब्जेक्टिव वाली कर रहे हैं तो कोई खास बात नहीं है, अपने लिए काम का नहीं रहेगा। फिर मतलब नाम लिखना केवल काम चल जाएगा, शतधन्वा। इसके बाद आ जाता है अपना, इसका लास्ट राजा आ जाता है वृत्रध्रवा, वृत्रथ। कौन जाता है? वृत्रथ। तो कितने राजा हो गए ये? नंबर काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो जो हमारे कह रहे हैं वायु पुराण, इसके अनुसार कितने हो गए? 9 राजा हो गए। अगर हम भागवत पुराण की बात करें तो दशरथ से पहले एक राजा जाता है कुणाल। कौन जाता है? कुणाल। तो इस प्रकार ये 10 राजा है। अब हमें इनके बाकी के तो सन के याद नहीं रखना है, लेकिन इसकी याद रखना है केवल 184 तक, 184 BC, 187 से लेकर 184 तक ये शासन करता है। देखो कभी आ जाता है 184 और कभी आ जाता है 185। ठीक, तो ये हमारा स्टार्ट होता है चंद्रगुप्त। तो अब हम लिख सकते हैं कि भैया कब से स्टार्ट हुआ? 322 से लेकर 184 BC तक। कौन सा वंश चला? अपना मौर्य वंश चला। तो इसमें कितने राजा हुए? भागवत पुराण के अनुसार 10, वायु पुराण के अनुसार 9। देखिए वायु नहीं दिखती हमें, 9 तो 9 से क्या हो गया? 9 नहीं दिखती हमें। ठीक, भागवत मतलब भगवान, अगर हम बात करें तो भगवान विष्णु के कितने अवतार फेमस है? 10 अवतार। तो कितने हो गए? 10 से 10। अब स्टार्ट कर दे। देखिए हमने पहले भी याद किया था चंद्र बिंदु, बिंबिसार, बिंदुसार में कंफ्यूज नहीं होना। तो अब शुरू करते हैं हम अपना चंद्रगुप्त मौर्य। तो चंद्रगुप्त मौर्य धनानंद को मारने के बाद राजा बनता है। किसको मारने के बाद? धनानंद को। और इसमें इनकी मदद कौन करते हैं? महान आचार्य चाणक्य। कौन मदद करते हैं? आचार्य चाणक्य जी। तो ये होगा इनके 9 राजा, 10 राजा। अब आता है हमारा चंद्रगुप्त मौर्य, चंदू भाई साहब। देखिए अगर दोस्तों इनकी नाटक आपने देखी होगी तो दंगल, अभी लॉकडाउन में एंटरटेन पर भी इनकी नाटक चली थी चंद्रगुप्त मौर्य। बहुत ही अच्छी नाटक है, वो देखने लायक नाटक है। और उसमें भी देखने लायक बात यह है हमारे आचार्य चाणक्य जी की कही गई बातें। चंद्रगुप्त मौर्य कर दे स्टार्ट। तो अगर हम इसकी बात करें, इसके जन्म की बात, पहले हम थोड़ी सी बायोग्राफी जान लेते हैं इसकी। तो चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म हुआ था 345 में। अभी दोस्तों पूरी बात कहाँ तक चलेगी? BC तक ही चलेगी। तो जन्म कब हुआ? 345 BC में। ये भाई साहब राजा कब बने? 322, देखो सामने लिख दिया ये 322 BC में। सेल्यूकस निकेटर से इनका युद्ध हुआ 305 में। अभी डायरेक्ट हम इनकी मृत्यु की बात कर लेते हैं।
कब हुई? 298 BC में। तो ये थोड़ा सा क्या होगा, इनकी बायोग्राफी हो गई कि जन्म कब हुआ? 345 BC, राजा बने 322 और मृत्यु कब हो गई? 298। ठीक, अब देखो, अब इनकी बात करते हैं कि इनका नाम मौर्य वंश क्यों पड़ा। ठीक, तो दोनों बात समझ लेते हैं। देखिए, अगर हम बात करें ब्राह्मण परंपरा के अनुसार तो इनकी माँ का नाम था मूरा, जो ठीक है, जो मगध के राजा है वहाँ ही रहती थी, उनके रनवास में रहती थी। तो मौर्य, मूरा से क्या बन गया इनके वंश का नाम? मौर्य। इनकी माँ का नाम क्या है? मूरा। ये कौन थी? इनकी माँ थी। अगर हम बौद्ध ग्रंथ की बात करें, किनकी? बौद्ध ग्रंथ की बात करें, तो नेपाल की तराई के निकट, नेपाल की तराई के निकट, या अगर हम बात करें तो यूपी के गोरखपुर जिले, कहाँ पर? गोरखपुर। वर्तमान स्थिति देखें तो गोरखपुर के निकट मौर्य वंश के क्षत्रिय राजा थे। कौन थे? मौर्य, क्षत्रिय कुल के थे। क्षत्रिय कौन थे? मौर्य। वो भी क्या थे? मौर्य। तो कभी तो वो यूँ लिख देते मौर्य, या कभी यूँ लिख देते थे मौर्य। तो इस नाम से इनकी उत्पत्ति हो गई मौर्य वंश। मतलब मौर्य वंश कैसे बना? तो दोनों बातें हो गई कि नेपाल की तराई के निकट मौर्य क्षत्रिय कुल के लोग रहते थे, राजा थे, तो उनसे इनका बन गया मौर्य। और एक उनकी माँ का नाम था मूरा, तब से क्या बन गया? मौर्य वंश बन गया। तो दोनों बात हो गई। ये ब्राह्मण ग्रंथ हो रही है बौद्ध ग्रंथ के अनुसार कि यूपी के गोरखपुर जिले के निकट रहते थे। पीपलीवन, देखिए अगर सोनीपल की नाटक की बात करें हम, देखिए तो उसमें पीपलीवन का राजकुमार बताया जाता है। तो पीपलीवन वही था नेपाल की तराई के आसपास। तो अब करते हैं हम शुरू चंद्रगुप्त मौर्य से। तो ये तो हो गए उनके जन्म की कहानी की, इसका नाम कैसे पड़ा? मौर्य वंश। अब देखिए, आपने नाटक देखी होगी, तो ये गुलाम था, गडरिया था। देखिए, एक महान आचार्य ने इन्हें एक राजा बना दिया। तो गुरुदेव क्या नहीं कर सकते, बस आप उनकी शरण में पहुंच जाओ, वो आपको रंक से राजा बना सकते हैं। तो इनका जन्म हुआ 345 में और राजा बने 322 में। अगर हम बात करें कि इनका वर्णन किन किन नामों से किया गया है, तो अब हम वो देख लेते हैं। एक इतिहासकार हुए कौन? जस्टिन। जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य का जो वर्णन किया वो किस नाम से किया है? सेंड्रोकॉट्स। क्या? सेंड्रोकॉट्स। कभी आजाद सेंड्रोकैट्स, सेंड्रोकोटस। तो सेंड्रोकॉट्स नाम से वर्णन किसने किया? जस्टिन ने। जिसकी पहचान विलियम जोन्स ने, किसने? विलियम जोन्स ने, विलियम जोन्स ने किस नाम से की है? चंद्रगुप्त मौर्य से की है। ठीक, मतलब जस्टिन व्यक्ति ने सेंड्रोकॉट्स नाम से जिस व्यक्ति का, जिस राजा का वर्णन किया है, उसकी पहचान विलियम जोन्स ने किससे की है? कि चंद्रगुप्त मौर्य से की है। कि ये दोनों व्यक्ति मतलब कौन है? एक ही है, ये दोनों एक ही है। अगर हम बात करें कि इनकी विशाख दत्त की, ये अपने भारतीय विशाख दत्त, इनकी पुस्तक है मुद्रा राक्षस। बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है ये मुद्रा राक्षस। तो इस पुस्तक में चंद्रगुप्त के लिए वृषल शब्द का उपयोग किया गया। किस शब्द का उपयोग किया गया चंद्रगुप्त के लिए? वृषल, जिसका अर्थ होता है निम्न कुल में जन्म हुआ। वृषल शब्द का उपयोग किसके लिए किया गया? चंद्रगुप्त मौर्य के लिए। किस पुस्तक में? मुद्रा राक्षस। इनके लेखक कौन है? विशाख दत्त। जस्टिन ने सेंड्रोकॉट्स, विलियम जोन्स ने किस नाम से की है इसकी पहचान? चंद्रगुप्त से की है। अब और एक व्यक्ति की बात करें हम, किसकी? स्ट्रेबो। किसकी? स्ट्रेबो। तो स्ट्रेबो ने इसे पालिम्ब्रोथम नाम दिया। क्या नाम दिया इसे? पालिम्ब्रोथम, जिसका अर्थ होता है पाटलिपुत्रक। किसने? स्ट्रेबो ने। पालिम्ब्रोथम। तो ये किसकी बात थी? हमारे चंद्रगुप्त मौर्य की बात थी। अब करते हैं इनकी शुरू की घनानंद से कैसे क्या उनका मुकाबला होता है। तो ये हो गए हमारे चंद्रगुप्त मौर्य। तो चंद्रगुप्त मौर्य किनको मारकर बनते हैं? धनानंद। किसको मारते हैं चंद्रगुप्त मौर्य? धनानंद। जय हो धनानंद की। धनानंद की पुत्री होती है दुर्धरा। दुर्धरा से किसकी शादी होती है? चंद्रगुप्त मौर्य की शादी किससे होती है? धनानंद की पुत्री दुर्धरा। और दुर्धरा से ही जन्म लेता है बिंदुसार। जब इसके बाद जो राजा बनेगा चंद्रगुप्त मौर्य के बाद कौन बनेगा? बिंदुसार। तो उनका जन्म मतलब उनकी माँ कौन है? दुर्धरा है। कौन है? दुर्धरा। तो धनानंद को मारने के बाद एक नए वंश की स्टार्ट होता है मगध पर, मौर्य वंश।
जिसकी नींव कौन डालते हैं? चंद्रगुप्त मौर्य। और इसमें इनकी सहायता कौन करते हैं? हमारे महान आचार्य चाणक्य। देखिए दोस्तों, उस समय इन्होंने देखा था सपना अखंड भारत का। सोचो अगर वे ना होते तो ना जाने अखंड भारत, क्या भारत की स्थिति रहती, हम कल्पना भी नहीं कर सकते। तो वे पहले व्यक्ति हुए जिन्होंने सोचा कि भैया अपना एक भारत, अखंड भारत होना चाहिए, क्योंकि उन्हें मालूम था कि सिकंदर भी आ रहा है, अगर टुकड़ों में बटा हुआ रहेगा भारत तो पक्का वो उस पर कब्जा कर लेगा और ना जाने हालत कैसी हो जाएगी अपने भारत की। क्योंकि उस समय दो भाग में बटा था, हमने देखा था महाजनपद, राजतंत्र और गणतंत्र, मतलब टुकड़ों में बटा था। तो राजक मतलब शासन करना आसान हो जाता है, क्योंकि एक राजा को आसानी से हरा देता। पर अब इस समय अगर पूरे का भारत का एक ही राजा रहे तो कितना बड़ा हो जाएगा, तब हराना आसान नहीं हो पाता। तो चाणक्य, अब हम इनकी बात कर ले तो इनका और नाम क्या मिलता है? विष्णुगुप्त। क्या मिलता है? विष्णुगुप्त। और नाम क्या मिलता है? कौटिल्य। क्या मिलता है इनका नाम? कौटिल्य। तो ये तीनों नाम से कौन फेमस है? महान आचार्य चाणक्य जी। चाणक्य, विष्णुगुप्त और कौटिल्य, ये किनके गुरुदेव है? चंद्रगुप्त मौर्य के गुरुदेव है। अगर अपनी जिंदगी में भी ऐसे एक चाणक्य जी आ जाए तो हम भी ना जाने कैसे क्या कुछ कर सकते हैं। लेकिन शिष्य तभी सब कुछ कर सकता है तब वो 100% समर्पण अपने गुरुदेव को कर दे। कितना प्रतिशत? 100% समर्पण कर दे। ये इनका ऐसा था चंद्रगुप्त मौर्य का और महान आचार्य चाणक्य जी का कि ये कहीं भी रहते इनसे बात आसानी से कर लेते थे, हवा में बात कर लेते थे। अब आपको कल्पना लगती होगी जैसे भगवान, आपने देखा होगा रामायण महाभारत में, तो वो बात कर लेते थे वहाँ यहाँ, सोचने की बात है। तो ये तो ज़्यादा खास पुराना भी नहीं है। अगर इनकी बात करें इनके जन्म की तो इनका जन्म हुआ 375 BC में और लगभग मृत्यु हुई 283 BC में। पर इनकी मौत कैसे हुई एक रहस्यमय कथा है, अभी तक ठीक नहीं हुआ कि भैया कैसे क्या हुआ। तो हम ये मान सकते, सोचो खास पुरानी बात नहीं है, 2300-2400 साल पुरानी बात है। तो ये इनसे कभी भी कहीं भी रहते थे, अगर इनको कोई संकट आ गया, चंद्रगुप्त मौर्य को दुख में है, कैसे भी है, वो महसूस कर लेते थे चाणक्य जी कि चंद्रगुप्त कैसा है। सोचो इतने अच्छे थे ये, मतलब क्या बात करें इनकी बुद्धिमानी की। और इनकी पुस्तक का नाम है अर्थशास्त्र। क्या इनकी पुस्तक का नाम? अर्थशास्त्र, जिसका संबंध किससे? राजनीति से। अगर आ जाए कि अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक या रचयिता कौन है? चाणक्य जी। और तीनों ऑप्शन में से कुछ तो ये होगा, तीनों नाम में से। इसका संबंध किससे है? तो राजनीति से। किससे इसका संबंध अर्थशास्त्र का? राजनीति से है, कि कैसे क्या राजनीति संभालनी चाहिए, कैसे क्या राजा होना चाहिए, राजा के क्या क्या गुण होने चाहिए, वो सब कुछ इसमें वर्णित है। किसमें? अर्थशास्त्र में वर्णित है। तो अगर हम बात करें किनकी? चाणक्य जी की, तो इनकी मदद से कौन बना राजा? चंद्रगुप्त मौर्य बन गया। तो हम भी राजा बन सकते, बस आपको एक चाणक्य जी की ढूंढने की आवश्यकता है। वो जहाँ मिल जाएंगे और आप चंद्रगुप्त जैसे शिष्य बन जाएंगे तो पक्का आप भी एक राजा बन जाएंगे। अब राजा बन जाएंगे इसका मतलब क्या हुआ? हम जिसकी तैयारी कर रहे हैं वो हमें मिल जाएगा, मतलब हमारी मंजिल हमें मिल जाएगी, हमारा लक्ष्य, हमारा सपना, अपना उद्देश्य जो कुछ बना है वो आपको मिल जाएगा। चलो करते शुरू। तो इनकी पुस्तक अर्थशास्त्र। अगर हम बात करें कि केवल क्या चंद्रगुप्त मौर्य के गुरुदेव है, तो अब हम देख लेते हैं। देखिए मुझसे ऑफलाइन क्लास में एक बार पूछा गया था, जब मैं पढ़ाता था, कि चाणक्य जी क्या बिंदुसार के भी गुरु थे? किसके? बिंदुसार के भी गुरु थे। क्या अशोक के भी गुरु थे? तो हाँ, ये तीनों के ही गुरु थे। पर खास बात किनकी थी? चंद्रगुप्त मौर्य, क्योंकि उस समय की अगर बात करें इनकी मदद से ये बना था। अब देखो, अब ये राजा बन गए, इसकी औलाद, तो स्वाभाविक सी बात है ये फिर कौन बने? इनके PM बन गए, प्रधानमंत्री कौन बन गए? चाणक्य जी बन गए। तो स्वाभाविक सी बात है कि शिक्षा इन्होंने इनको भी दी होगी, क्योंकि उस समय तो थे, खास बड़े तो हुए नहीं। ठीक है, और बात समझ में आ जाएगा अभी हमको आगे। अगर हम बात करें इनके शासन की तो थोड़ा सा जान लेते हैं। बिंदुसार की अगर हम बात करें तो ये 298 में राजगद्दी पर बैठता है, 273 तक करता है। अशोक 273 में बैठता है और 232 तक शासन करता है। तो जब ये 273 में ही बैठा है, ठीक, 273 में बैठा है, तो अब ऐसा थोड़ी है कि छोटी उम्र में बैठ गए, कि एक उम्र तो होगी कि हाँ ये राजा बनने योग्य है। तो हम ये तीनों के गुरु माने जाते हैं। कौन? चाणक्य जी। अब हम तो चंद्रगुप्त की बात करते हैं, चलो चंद्रगुप्त पे आते हैं। तो चंद्रगुप्त जो हमने पढ़ा था सिकंदर का सेनापति कौन था? सेल्यूकस निकेटर। कौन था सिकंदर का सेनापति? सेल्यूकस निकेटर। सेल्यूकस निकेटर।
तो सेल्यूकस निकेटर और चंद्रगुप्त मौर्य दोनों का युद्ध होता है 305 बीसी में। कब होता है? 305 बीसी में। और इनका जो युद्ध होता है और इस युद्ध का वर्णन कौन करता है? एप्पीयानस। कौन करता है? एप्पीयानस। एप्पीयानस इन दोनों के बीच हुए युद्ध का वर्णन करता है। किन दोनों के बीच में? और इस युद्ध में कौन जीत जाता है? अपना चंदू भाई साहब जीत जाता है, मतलब चंद्रगुप्त मौर्य जीत जाते हैं। अब जीत जाते हैं तो फिर एक इसमें संधि होती है। देखो, अगर युद्ध हो गया तो या तो इसको मार दिया जाए तो ये खत्म। संधि का मतलब यह हुआ कि जो जीता वो करेगा कि जो भी निर्णय लेना है कि हमको ये देना है वो देना है, जो कुछ भी उसकी इच्छा है। तो इससे क्या होता है? ठीक है, संधि क्या होती है? इनकी संधि के बीच क्या क्या होता है देखिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट संधि की अगर हम बात करें तो ये होता है कि सेल्यूकस निकेटर की पुत्री, किनकी? सेल्यूकस निकेटर की पुत्री कार्नेलिया, कहीं नाम मिलता है हेलेना, दोनों एक ही है। कौन? हेलेना और कार्नेलिया। मैं दोनों क्यों बता रहा हूँ? इसलिए बता रहा हूँ कि अगर ऑप्शन में हेलेना है तो तब भी सही है, कार्नेलिया है तब भी सही है। ठीक है, अगर हमने हेलेना याद कर लिया, कार्नेलिया आ गया तो कंफ्यूज नहीं होने। जितने नाम हो सकते हैं उतने नाम उनके याद कर लेते हैं। तो कार्नेलिया, इससे शादी किसकी हो जाती है? चंद्रगुप्त मौर्य से शादी हो जाती है। मतलब इनकी शादी की भैया इस संधि के अनुसार कार्नेलिया की शादी किससे हो गई? चंद्रगुप्त मौर्य से हो गई। लेकिन इसमें एक शर्त रखी गई। देखिए, हमारे आचार्य चाणक्य जी की सोच क्या गजब की, उनकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। मेरे पास इतने शब्द नहीं है जिनसे मैं उनकी तारीफ कर सकूं या उनके गुण विशेषताओं को बयां कर सकूं। अगर हम बात करें तो इनमें संधि में यह रखा गया कि जो कार्नेलिया का पुत्र होगा वो राजा नहीं बन पाएगा। जो कार्नेलिया का पुत्र होगा वो राजा नहीं बन पाएगा। तो चंद्रगुप्त ने सोचा, ऐसा क्यों कह रहे हैं गुरुदेव कि कार्नेलिया का पुत्र होगा तो मतलब चंद्रगुप्त का पुत्र होगा? कार्नेलिया का पुत्र है मतलब चंद्रगुप्त का पुत्र। अगर मेरा ही पुत्र राजा नहीं बनेगा तो कौन बनेगा? ऐसा क्यों कह रहे हैं? बात समझ में नहीं आती, फिर उनको समझाया जाता है। देखो, हुआ यूं कि अगर कार्नेलिया का ही पुत्र बन जाएगा तो किसका वंशज है? ये सेल्यूकस निकेटर की, मतलब अपने विदेशी की है। अगर आप बायोलॉजी थोड़ा बहुत पढ़े हैं तो डीएनए तो आप समझ ही गए होंगे, थोड़ा बहुत तो गुणसूत्र। ठीक है, मैं ज़्यादा कुछ नहीं बताऊंगा, बस थोड़ा सा समझा रहा हूँ। तो हो सकता है कि कार्नेलिया का पुत्र हो, अपनी माँ उसे क्या मालूम कौन सा ज्ञान दे, क्या बात हो उसके बीच की, वो ऐसा तो नहीं कि पिता के विरुद्ध बाद में विद्रोह कर दे। ठीक, हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, हम ये बात नहीं कह सकते क्योंकि आगे हम पढ़ेंगे कि ऐसे ऐसे राजा हुए, जैसा भी हमने देखा था अजातशत्रु ने अपने पिताजी बिंबिसार को ही मार दिया, अजातशत्रु के पुत्र उदयन ने अजातशत्रु को ही मार दिया। तो ऐसे पुत्र ऐसा विद्रोह तो नहीं कर दे, इसलिए। ठीक है, कोई बात नहीं, जैसा भी है। तो इसलिए पहला कारण तो फिर उनको समझाए कि चंद्रगुप्त क्यों किया ऐसा। देखिए, जब इनकी शादी कर दी तो इससे हुआ क्या? इससे ये हुआ कि अब ये रिश्तेदार बन गए। कौन? चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर क्या बन गए? रिश्तेदार बन गए। अब भैया आप बताइए, अब रिश्तेदार बन गए हैं तो ये इनके घर तलवार लेकर थोड़ी आएंगे, हथियार लेकर थोड़ी आएंगे। अब तो ये अपनी बेटी से मिलने आएंगे। आओ बेटी, कैसी है तू? बढ़िया है, ठीक है, हाँ पापा जी मैं ठीक हूँ। उसके लिए फल फ्रूट कपड़े सब कुछ लेके आएंगे। और अगर शादी ना होती तो एक बार हार गया, फिर आएगा तलवार लेके, फिर इसको विद्रोह करेगा, लड़ाई करेगा। इसलिए क्या किया उसने? शादी करवा दी। रिश्ते अच्छे हो गए, रिश्ते अच्छे हो गए तो फिर ये कभी आक्रमण नहीं करेगा। कौन? सेल्यूकस निकेटर। अब अपनी पुत्री से मिलने आएगा। क्या करने आएगा? अब अपनी पुत्री से मिलने आएगा। इसलिए शादी करवाना बहुत ही जरूरी था, वरना क्या था, हार तो गया था, मार देते। पर क्यों नहीं मारा? ताकि अब कोई ऐसा ना हो। ठीक, वो इसका पुत्र क्यों नहीं बनेगा वो भी हमने समझ लिया। अब सेल्यूकस निकेटर हार जाता है। इसके तहत क्या होता है? एक व्यक्ति थे प्लूटो। कौन? प्लेटो। प्लूटार्क नाम है उनका। तो प्लूटार्क ऐसा बताता है कि संधि में ये चंद्रगुप्त मौर्य से सेल्यूकस निकेटर को 500 हाथी उपहार में देते थे। कितने हाथी? 500 हाथी उपहार में दे देते हैं। हाँ, और इनकी शादी भी हो गई कि कार्नेलिया और हेलेना, मतलब एक ही हेलेना की शादी चंद्रगुप्त मौर्य से हुई। इसका वर्णन भी कौन करते हैं? एप्पीयानस करते हैं, क्योंकि इन दोनों के बीच में हुए युद्ध का वर्णन भी कौन करता है? एप्पीयानस ही करता है। और इस संधि के तहत जो 4 नगर है, काबुल
ये काबुल किसकी राजधानी, अफगानिस्तान, कंधार, हेरात और मकरान, ये चारों नगर किसको सौंप दिए जाते हैं, अपने चंदू भाई साहब को सौंप दिए जाते हैं, मतलब चंद्रगुप्त मौर्य को सौंप दिए जाते हैं। क्या क्या हुआ इस युद्ध में, 305 के युद्ध में काबुल, कंधार, हेरात, मकरान, 4 नगर किसको दे दिए, चंद्रगुप्त मौर्य को दे दिए। सेल्यूकस निकेटर की पुत्री कार्नेलिया हेलेना का विवाह किससे कर दिया, चंद्रगुप्त मौर्य से कर दिया गया। अब क्या हुआ, सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था कौन, मेगास्थनीज। इसकी पुस्तक है इंडिका, बहुत ही फेमस पुस्तक है, सबसे बहुत प्रश्न मतलब परीक्षा में देखे तो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि इंडिका के लेखक कौन है, या मेगास्थनीज की पुस्तक कौन सी है, इंडिका है। और अभी हमने देखा था अर्थशास्त्र के लेखक कौन है, चाणक्य जी। अभी इससे पहले देखा था हमने मुद्रा राक्षस, ठीक, विशाखा दत्त। तो ये हमें याद रखना। अब करते हैं हम इसके सेल्यूकस निकेटर की बात। तो ये कौन होगा, अपना चंदू भाई साहब हो गया। चलो तो करें शुरू। अब देखिए राजदूत तो हम भी भेजते हैं, जैसे आज भेजते हैं, राजदूत भेजते हैं हम, हाँ राजदूत भेजते हैं। तो अगर अलग अलग देशों में अपने व्यक्ति जाते हैं, वहाँ की खबर देखते हैं कैसा क्या माहौल है, ठीक। तो अब इसके बाद कौन आता है, इसका कौन, अगर कौन की बात करें हम तो जो सेल्यूकस निकेटर है, सेल्यूकस निकेटर का राजदूत कौन है, मेगास्थनीज। कौन है, मेगास्थनीज। इसकी पुस्तक का नाम है डाइमेकस, सॉरी इंडिका। इसकी पुस्तक का नाम क्या है, इंडिका। तो इंडिका, इंडिका के लेखक कौन है, मेगास्थनीज। और ये किसके राजदूत थे, अभी बताया, सेल्यूकस निकेटर। तो सेल्यूकस निकेटर ने अपना एक राजदूत कहाँ भेज दिया, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेज दिया, जाइए भैया वहाँ रहिए। कौन, मेगास्थनीज। इसकी पुस्तक इंडिका। अब इंडिका में पाटलिपुत्र के बारे में वर्णन करता है, किसकी, पाटलिपुत्र की, क्योंकि ये क्या थी, इसकी राजधानी थी। पाटलिपुत्र के बारे में कि एक राजा के महल कैसे होते हैं, कि जब उनकी यात्रा निकाली जाती है, शोभा यात्रा, तो कैसा क्या होता है, इन सब का वर्णन कौन करता है, मेगास्थनीज करता है। तो उसमें करता है, अगर पाटलिपुत्र की इसमें 570 बुर्ज है, 64 द्वार है। तो अगर बुर्ज की बात करें, बुर्ज मतलब मीनार, मीनार का मतलब क्या हुआ है, ये ऐसे सीधे सीधे खंबे, हम नहीं देते पिलर, हम तो पिलर बोलते, घर में कमरे दे दिए, ऐसे पिलर खड़े कर दिए, और ऊपर छत होता है, ये हो गया हमारा ये पिलर। तो ये ऐसे कितने थे हमारे पिलर, 570, कितने थे, 570। और द्वार मतलब तो दरवाजा समझ गए आप, कितने गेट थे, तो 64 द्वार थे। राजा का महल लकड़ी मतलब काष्ठ का बना होता था। ये सब किसकी बात है, कुछ घर पक्की मतलब ईंटों के भी बने हुए थे। तो इन सब का वर्णन कौन करता है, मेगास्थनीज अपनी पुस्तक इंडिका में करता है। अब चंद्रगुप्त मौर्य अपने अंतिम दिनों में जैन धर्म अपना लेता है। कौन सा धर्म अपना लेता है, जैन धर्म। जैन धर्म। अगर हम बात करें कि भैया कभी पूछा कि चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिनों में कौन सा धर्म अपना लिया था, जैन धर्म, या चंद्रगुप्त मौर्य का संबंध किस धर्म से है, तो कौन सा जाएगा अपना, जैन धर्म से। अब इन्हें शिक्षा किसने दी थी, भद्रबाहु ने। किसने दी थी इसे शिक्षा, भद्रबाहु, मतलब जैन धर्म के जो गुरु थे भद्रबाहु, भद्रबाहु ने इन्हें जैन धर्म की शिक्षा दी थी। किसे, चंद्रगुप्त मौर्य को। चंद्रगुप्त मौर्य का अभी हमने देखा था कि मृत्यु कब हो जाती है, 298 में हो जाती है। 298 में उपवास के दौरान कहाँ पर हो जाती है, श्रवणबेलगोला, श्रवणबेलगोला कर्नाटक। कहाँ पर है ये, कर्नाटक। कर्नाटक की राजधानी क्या है, बेंगलोर, कर्नाटक में है। वहां पर इसकी मौत हो जाती है, ठीक, किसकी, चंद्रगुप्त मौर्य के। अब उपवास के दौरान, अब उपवास मतलब ये नहीं होता जैसे हम उपवास रखते हैं, उनका एक उपवास होता है कि वो भूखे रहते हैं, मतलब जब शरीर को अपने को त्यागना होता है, ठीक, जिसे संथारा भी बोला जाता है, संथारा प्रथा। कौन सी प्रथा, संथारा। तो ये मतलब अपने अंतिम दिनों में जब लगता है कि हाँ अब मिलना चाहिए, अपने भगवान से जाना है, तो वो संथारा, समझ गए ना, मतलब उपवास रह जाते हैं, व्रत रह जाते हैं और एक जगह बैठ जाते हैं।
तो इससे उनकी मौत हो गई। मतलब कब तक शासन किया चंद्रगुप्त मौर्य ने? 322 से लेकर, आप किसकी बात करें हम? चंद्रगुप्त मौर्य की। तो चंद्रगुप्त मौर्य 322 से लेकर 298 तक राजपाट करता है। अब उसके बाद आता है उसका पुत्र बिंदुसार। तो अब देख लेते हैं हम बिंदुसार को। तो ये हो गया अपना चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद आता है बिंदुसार, और बिंदुसार की माताजी का नाम क्या होगा? दुर्धरा। दुर्धरा कौन थी? धनानंद की पुत्री थी। इनकी लव मैरिज हुई थी, चंद्रगुप्त मौर्य की और दुर्धरा की। ठीक। अब दुर्धरा के बाद आता है, मतलब इनका पुत्र आता है बिंदुसार। अगर हम बात करें किसकी? बिंदुसार की। तो बिंदुसार राजा कब बनता है? 298 में, और शासन कब तक करता है? 273 तक शासन करता है। कौन? बिंदुसार। इसका एक फेमस नाम मिलता है अमित्र घात। क्या नाम मिलता है इसका? अमित्र घात, जिसका अर्थ होता है शत्रु विनाशक। अमित्र घात का अर्थ क्या होता है? शत्रु विनाशक। अब देखिए नाम में ये अमित्र घात। देखिए अगर हम इसकी बात कर लेते हैं कि इन्हें कौन कौन सी उपाधि मिली है, तो ये हो गया हमारे महान आचार्य चाणक्य जी, बिंदुसार, इनका एक नाम क्या मिलता है? अमित्र घात। अमित्र घात, जिसका अर्थ क्या होता है? शत्रु विनाशक। शत्रु विनाशक या शत्रु की हत्या करने वाला, शत्रु का विनाश करने वाला, सब। देखिए अब मित्र, मित्र मतलब तो हो गया मित्र। अगर मित्र का विलोम बना देंगे, जैसे ये मित्र, मित्र का क्या होता है विलोम? शत्रु। तो ये बना दिया आ लगा के विलोम शब्द अमित्र। अमित्र भी मतलब क्या हो गया? शत्रु। और घात मतलब क्या हो गया? घात करना, नाश करना, विनाश करना। ठीक। तो ये किसके नाम है? अमित्र घात। अब ये अगर हम भाषा की बात करें तो संस्कृत भाषा में होगा। किस भाषा में होगा? संस्कृत भाषा में अमित्र घात। अब इसी को अगर हम बात करें कि यूनान की भाषा में, तो वो क्या था? अमित्र कैक्टस। क्या था? अमित्र कैक्टस। तो कैक्टस, कैक्टस किसका नाम मिलता है? इसी का। और अर्थ सभी का एक, जब जब अमित्र आएगा तब तक एक अर्थ क्या हो जाएगा? अमित्र घात, अमित्र कैक्टस। कभी आ जाता है अमित्र चेट्टस, क्योंकि अब हम पढ़ते CH, तो कभी का पढ़ते थे, कभी चे पढ़ लेते उसे, जैसे वेरी मच लिखते हैं कभी कभी हम मच, तो हमने यूँ पढ़ लिया कि मूछ मच। ठीक। और कभी जैसे लिखते हम केमिस्ट्री, तो अब क्या पढ़े हमने? का पढ़ लिया। तो इसलिए वो अमित्र कैक्टस, अमित्र चेट्टस किसके नाम हो गए? बिंदुसार। किसके नाम हो गए? बिंदुसार के। तो अमित्र कैक्टस, अमित्र चेट्टस, ये किसके नाम है? इसके। बिंदुपाल भी एक नाम मिलता है इसका। कौन सा नाम? बिंदुपाल। किस में मिलता है? चीनी साहित्य में। चीनी साहित्य में देखिए भैया के चर्चे क्या खूब है, चाइना वाले भी इसे देख लो। चीनी साहित्य में इसका नाम क्या मिलता है? बिंदुपाल। किसका? बिंदुसार का। और भी नाम मिलता है इसका, वारिसार। क्या मिलता है? वारिसार। कभी मिल जाता है मद्रसार, कभी आ जाता है भद्रसार। ठीक। ये इसके नाम, किसके नाम है ये? देखिए सार, 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 वारिसार, मद्रसार, भद्रसार। अब इसमें भी क्या है? सार। सार में हमें बस ये याद रखना, एक बिंदुसार और एक बिंबिसार है। तो हम तो बिंदु बिंदु की बात करेंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा नाम किसके? बिंदुसार। बिंबिसार का तो एक ही नाम था हमने, श्रोणिक। कौन था? श्रोणिक। तो ये तो बिंदुसार, अमित्र घात, वारिसार। एक और नाम मिलता है इसका, सिंहसेन। क्या मिलता है? सिंहसेन। किसका नाम मिलता है? इसी का मिलता है, बिंदुसार का नाम सिंहसेन। तो ये किस सब, ये इतने सारे नाम किसके? हमारे बिंदुसार के। अमित्र घात, अमित्र कैक्टस, बिंदुपाल, वारिसार, मद्रसार, भद्रसार, ये वायु पुराण में मिलता है। किस में मिलता है? वायु पुराण में इतने सारे नाम मिलते हैं। जैन ग्रंथ में मिलता है इसका नाम सिंहसेन। तो ये किसके हो गए हमारे नाम? बिंदुसार के नाम हो गए। अब इस, जैसे हमने देखा कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में राजदूत कौन सा आया था? मेगस्थनी। जिसकी पुस्तक कौन सी थी? इंडिका। तो इसके दरबार में भी एक राजदूत आया था, जिसका नाम क्या था? डाइमेकस। क्या था नाम? डाइमेकस।
डायमेकस किसके दरबार में आया था? ये बिंदुसार के दरबार में आया था। ये डायमेकस, जैसे कभी कभी आ जाते हैं कि इसके दरबार में कौन सा आया था, जैसे सबसे चर्चित है कि हर्षवर्धन किसके दरबार में आया था, कि फाहियान किसके दरबार में आया था। तो यह हम सब किस में पढ़ेंगे? आगे आगे इतिहास में पढ़ लेंगे। तो अभी के लिए कि हर्षवर्धन मतलब फैनसांग के समय कौन आया? फैनसांग किसके समय आता? हर्षवर्धन के समय। फाहियान किसके समय आता? चंद्रगुप्त द्वितीय के समय आया था। अब ये डायमेकस किसके समय आया? बिंदुसार। मेगास्थनीज किसके समय आता? अभी इससे पहले पढ़ा चंद्रगुप्त मौर्य। तो अब वो चंद्रगुप्त द्वितीय मतलब विक्रमादित्य। कंफ्यूज नहीं होना है, कंफ्यूज नहीं होना है। डायमेकस अभी आया था कहाँ से? सीरिया के शासक। कौन? सीरिया। सीरिया की राजधानी क्या है? दमिश्क। ये एशिया महाद्वीप में आता है। कौन? सीरिया। तो सीरिया के जो शासक थे उसके एंटीयोकस। कौन? एंटीयोकस। एंटीयोकस एंटीयोकस ने ये अपना एक राजदूत भेजा था किसके दरबार में? बिंदुसार के दरबार में भेजा था। क्या कौन था वो? डायमेकस। किसने? सीरिया के राजा एंटीयोकस। इस बिंदुसार ने इससे किससे? इस सीरिया के शासक एंटीयोकस से 3 चीजें मंगाई थी। क्या क्या मंगाई थी भैया? देख लेते हम। सूखी अंजीर। क्या मंगाई थी? सूखी अंजीर खाने की होती है भैया, अंजीर। और मीठी मदिरा। मीठी मदिरा। और एक दार्शनिक, सोफिस्ट दार्शनिक। तो इसने ये ऊपर की दोनों वस्तुएं अंजीर और मदिरा तो भेज दी, पर दार्शनिक नहीं भेजा। उसने कहा कि भैया ये खाने पीने की चीजें तुम ले जाओ, कम पड़ जाए तब और ले जाना, लेकिन हम दार्शनिक का व्यापार नहीं करते। देखो दार्शनिक एक व्यक्ति होता है जो अच्छा ज्ञाता होता है, अच्छा समझदार होता है। कौन होगा है वो? दार्शनिक। अब मीठी मदिरा, मदिरा कौन हो गई? मतलब अपनी दारू। दारू मतलब क्या हो गई? शराब। इसका सूत्र क्या होता है? C2H5OH। ये भैया आपके साइंस का प्रश्न है, अभी हम साइंस पढ़ेंगे तब भी देखेंगे। तो मदिरा का सूत्र क्या होगा? C2H5OH। ये आज की बात है, अब वो तो C2H5OH। ठीक। दारू एल्कोहल किस में आता है? एल्कोहल में आता है। एल्कोहल का सामान्य सूत्र क्या होता है? CnH2n+1OH। ये किसका होता है? एल्कोहल का सामान्य सूत्र होता है CnH2n+1OH। और ये किसका होगा? एथिल एल्कोहल। कौन? एथिल एल्कोहल C2H5OH। चलो इतना बहुत है, अभी तो हमें बाकी बात साइंस में पढ़ लेंगे। तो इसने सूखी अंजीर मदिरा किसको भेज दी? बिंदुसार को भेज दी, पर दार्शनिक नहीं भेजा कि भैया हम इसका व्यापार नहीं करते हैं। अब एक और व्यक्ति हुए जिन्होंने इनका मतलब अपनी रचना में एक वर्णन किया है। किसका? एक तिब्बती लेखक है तारानाथ। कौन? तारानाथ। तारानाथ ने अपने 2 ग्रंथ हैं इनके, तारानाथ के ग्रंथ हैं कंग्यूर और तंग्यूर। कौन कौन से? कंग्यूर और तंग्यूर। और तंग्यूर इनके 2 ग्रंथ हैं, याद रखने हमें कि तारानाथ, कंग्यूर और तंग्यूर। ये तारानाथ व्यक्ति ने ये बौद्ध विद्वान थे। तिब्बत, अभी हमने देख लिया था तिब्बत की राजधानी क्या है? लहासा है, जिस पर जो हमसे भारत से अलग कब हुआ? 1914 में। और 1959 में चाइना ने उस पर कब्जा कर लिया। तो ये तिब्बती लेखक है तारानाथ। उन्होंने इन्हें बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता बनाया। अब जब हमने 16 महाजनपद 16 राज्य आप समझ गए होंगे, तो 16 राज्यों का विजेता बनाया। इसी के समय तक्षशिला में विद्रोह हुए थे। किसके समय? बिंदुसार के समय तक्षशिला में विद्रोह हुए थे। और उस विद्रोह को दबाने के लिए अशोक ने अपने पुत्र को भेजा था, सुसीम और अशोक को। किसे? सुसीम और अशोक। तो ये इनके पुत्र की बात कर लेते हैं हम थोड़े बहुत। ये सुसीम और अशोक, इन अपने पुत्रों को भेजा था। किसने? बिंदुसार ने। तो यह हुआ अपना कौन? बिंदुसार हो गया। इसके बारे में हमारे लिए इतनी जानकारी बहुत है, परीक्षा की दृष्टि से यह अपने लिए बहुत ही उपयोगी है। अब अगर हम बात करें किसकी? बिंदुसार की। तो बिंदुसार कब तक शासन करता है? 298 में तो ये राजगद्दी पर बैठता है। 298 से लेकर 273 तक ये शासन करता है। कौन शासन करता है? अपना बिंदुसार। कब तक? 298 में, क्योंकि 298 में चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु हो जाती है। अब जो आया वो तो जाएगा। ये 273 तक शासन करते हैं। अब 273 के बाद आता है अशोक। इसके बाद कौन आता है? अशोक।
अशोक। तो ये 273 में तो एक बार इसका हो जाता है कौन, राज्याभिषेक, राजा बन जाता है। लेकिन इसका वास्तविक अगर हम बात करें तो 269 में होता है। मतलब ये 4 साल तक अपने भाइयों से युद्ध करता है। कौन, अशोक। अपने 99 भाइयों को मारता है। कौन, अशोक। रे बाप, देखा, 99 भाइयों को मारकर ये राजा बनता है। कौन, अशोक। ऐसा बौद्ध ग्रंथ में कहीं लिखा है कि अशोक अपने आरंभिक जीवन में, मतलब की बात करें तो बहुत ही क्रूर था। अपने 99 भाइयों को मारने के बाद वो राजा बना। तो राज्याभिषेक 274 में हो जाता है। लेकिन अगर वास्तविक की बात करें, क्योंकि 4 साल तक अपने भाइयों से उलझा रहा, धन लड़ाई चलती रही, तो उसके बाद ये राजा बनता है 269 में पड़ता है। तो अब अगले वीडियो में हम अशोक के बारे में फुल डिटेल पढ़ेंगे। अशोक कैसे क्या राजा बना, इसके शिलालेख, स्तंभलेख, गुहालेख, कैसे वो इतना क्रूर होने के बाद भी महान कैसे बना। तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। जय मां भारती।